अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जनवरी के एंड में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट को, जो बेस इंटरेस्ट रेट होता है, उसको 1% और डाउन कर दिया। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स पे, इसके अलावा बैंक अकाउंट्स पे और स्पेशली स्टॉक्स पे क्या होने वाला है। फिर आगे का स्केजुअल भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कब कब वो नेक्स्ट 2025 के पहले 6 माह में कब कब वो उनकी दोबारा से मीटिंग्स होंगी और वो रिव्यू करेंगे। तो स्केजुअल को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में मनी मार्केट और डेब्ट मार्केट के पैसे रखे हुए, उस पर इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हिट होगा ना इसमें, वो बैंक्स होगा, और बैंक्स में भी इस्लामिक बैंक्स अकाउंट्स जिन लोगों ने पैसे रखे हुए। अगर आपने इस्लामिक बैंक अकाउंट में पैसे रखने हो तो उससे बेहतर ये होता है कि आप मनी मार्केट के और डेब्ट मार्केट के जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें रख लें, क्योंकि वो 1-2% रेट उससे ज़्यादा ही दे रहे होते हैं। तो अगर इस टाइम पे अब जो 1% कम किया है इन्होंने, उसके बाद रेट असल में आ गया 12% बेस रेट, लेकिन उसके बाद फिर बैंक ने अपना भी रखना होता है हिस्सा, और इसी तरह म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी उन्होंने अपना हिस्सा रखना होता है। तो उसके बाद जो कंज्यूमर को रेट मिल रहा होता है वो उससे कहीं कम हो जाता है। तो इस्लामिक बैंक्स के केस में आपको 6 से 8% रेट मिलेगा अब इस कमी के बाद। और जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो डेब्ट मार्केट के म्यूचुअल फंड होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं। तो वो ये भी देख रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उस लिहाज से वो रेट देते हैं। तो डेब्ट मार्केट में अभी भी आगे जो मीटिंग्स होंगी उसमें यही है कि रेट थोड़ा सा और फर्दर डाउन जाएगा। तो इस वजह से वो जो डेब्ट के म्यूचुअल फंड्स है डेब्ट मार्केट के, वो आपको तकरीबन 8 to 9% दे रहे होंगे, जबकि जो मनी मार्केट फंड्स है ना इस्लामिक, वो तकरीबन आपको 9 to 10% रेट जो है ना अब दे रहे होंगे। तो अगर आपने पैसा किसी फिक्स्ड एसेट में, यानी कि जिस तरह बैंक में रख के आपको उस पर प्रॉफिट आता रहता है, उस तरह रखना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर यही है उसमें कि आप किसी इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड में इस टाइम पे रखें। उसमें आपको सबसे बेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं स्टॉक्स जो हैं उनको हमेशा फ़ायदा ही होता है जब भी इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। तो 2024 के तकरीबन मिड पे ना हमारा जो था ना इंटरेस्ट रेट, वो सबसे पीक पे पहुंच चुका हुआ था 22% पे। वो इसलिए बढ़ाया गया था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो लोगों के लिए कर्जा लेना और वगैरह मुश्किल हो जाता है। तो वो इस तरह चीज़ें ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो थोड़ी सी इकॉनमी इसलिए थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। जो बड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी आइटम जिसमें गाड़ियाँ आ गई या बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क और बाकी चीज़ें, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं। इस को स्लो डाउन करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट को इतना ऊपर किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हुई, तो अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% तक ऑलरेडी पहुँच चुका हुआ है। तो उस 22% से 12% पे आने के दरमियान जो मार्केट पिछले 2-3 साल से बिल्कुल रुकी हुई थी, वो तकरीबन 40,000 पॉइंट्स, 45,000 पॉइंट से चढ़ के अभी 100,000 को क्रॉस करके बल्कि 115,000-16,000 पे भी गई है। और अब इस टाइम पे 112-13 के इर्द गिर्द घूम रही है मार्केट। तो ऑलरेडी स्टॉक्स ने मतलब डबल से ज़्यादा हो गई है मार्केट का जो हुजम है, जो उसका वॉल्यूम होता है, जो उसकी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन होती है 100 कंपनीज़ की KSE 100 इंडेक्स में। तो अगर कैपिटलाइजेशन का आपको नहीं पता, उसके बारे में मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो एंड में आप देख सकते हैं, नए लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उसकी कैपिटलाइजेशन इतनी बढ़ चुकी हुई है, उसने यही जो इंटरेस्ट रेट कम होता गया है उसी का उसने फ़ायदा उठाया। और अभी फर्दर फिर मैं देख रहा था कि जो जनवरी के फिगर्स आए हैं इन्फ्लेशन रेट के, वो फिर 2% के करीब बहुत कम आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा डाउन करने का उनके पास मार्जिन है। अभी मीटिंग फरवरी में तो नहीं है, मार्च के शुरू में अगली मीटिंग है। तो वो मार्च के शुरू तक अगर फरवरी के भी इसी तरह डाउन आते हैं तो वो 1%
और ज़्यादा डाउन होने का अंदेशा है। 0.5 to 1% तो ज़रूर डाउन होगा रेट दोबारा से अगली मीटिंग में। तो इस तरह से जो स्टॉक स्पेशली जो ग्रोथ सेक्टर के जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और बाकी केमिकल्स वगैरह हो गए, इस तरह के सेक्टर्स जो है वो ऊपर जाएंगे। और दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं वो भी फिर देखा देखी जब लोग कमा रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर बाकी ओवरऑल भी स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर्स जो नॉर्मल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ ऊपर चलते हैं, ये नहीं कि वो नीचे रह जाए। तो अब अगर इफ़ समवन इज़ वंडरिंग कि वो अपनी मनी जो है वो डेट मार्केट वगैरह में रखे या स्टॉक एक्सचेंज में रखे, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा है? तो फ़ायदा तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में ही ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ना 10, 15, 20 साल वो तकरीबन 20% तक कैगर आपका जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न है ना वो आ जाता है। जबकि इंटरेस्ट रेट तो इस टाइम पे काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन इस टाइम पे भी अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में पैसे मूव कर रहा है तो वो इस तरह के पैसे मूव करे जो कि या तो उसको उनके ज़ाया होने से कोई मसला ना होता हो, या फिर अगले कम अज़ कम 5 साल के लिए उसने उस पैसों के लिए कोई चीज़ असाइन ना की हुई हो कि ये मैंने इस काम के लिए रखे हुए। मसला ये होता है कि आपने अगर मूव कर दिए ना, स्टॉक्स ले लिए, तो ज़रूरी नहीं वो नीचे जाएं या उसी अपनी जगह पे फंस जाएं कुछ इस तरह। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आपने 2-3 साल बाद कुछ करना है और उस स्पेसिफिक टाइम पे वो नीचे चले गए और काम भी कोई आपने ऐसा करना है जिससे आप बच सकते ही नहीं है, तो फिर आपको मजबूरन उधर नीचे ही सेल करने पड़ेंगे। वो हो सकता है उस वक्त तक वो डबल होगी वो मार्केट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल इसलिए रखना पड़ता है कि मार्केट कभी कभी जब नीचे चली जाती है तो वो 4-5 साल तक अपनी उस पोजीशन पे भी नहीं आती। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फिर आपको लॉन्ग टर्म गेम ही करनी पड़ती है। ये नहीं कि मसलन आपके जो पैसे पड़े हुए वो किसी वक्त ज़रूरत पड़ गई तो आपने निकाल लिए। वो इसी वजह से कहा जाता है कि पहले डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्या कहते हैं इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके जो दूसरी मार्केट है डेट मार्केट उसमें कुछ होने चाहिए पैसे, और उसके बाद फिर आप स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में ये साइकिल्स बड़े तेज़ आते हैं, तो इस वजह से 4-5 साल का मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बाहर की मार्केट होती तो वो उसमें ये साइकिल्स थोड़े और लंबे 7 से 10 साल तक भी चले जाते, तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल सिचुएशंस बड़ी जल्दी चेंज होती हैं, फिर जो नई गवर्नमेंट आती है वो IMF से भी किसी ना किसी तरह करके डील कर लेती है, फिर उस वक्त चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो 4-5 साल का ही ये होता है, इवन मिनिमम 3 साल तक भी जाता है ये साइकिल, बिल्कुल लो से ऊपर जाने तक। ये तो हो गया थोड़ा सा कि एक तो 1% डिक्रीज़ हुआ है इंटरेस्ट रेट, उसके बाद उसके इम्पैक्ट डिफरेंट चीज़ों पे, मसलन जो डेट मार्केट वगैरह है वो ज़रा डाउन चली गई है, यानी कि उसमें अब रेट्स काफ़ी कम मिलेंगे, और स्टॉक्स जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी अप साइड रहेगी। अब देखते हैं कि स्केजुअल के अगली मीटिंग्स का, तो अगली मीटिंग्स का स्केजुअल जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे अब। तो ये March 10, 2025 को है, फिर मई में है, और फिर उसके बाद जून में है, May 5 और June 16 को। तो ये मार्च वाली तो डेफिनेटली 0.5 से 1% तक नीचे जाएगी। मई वाली जो है वो शायद अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो मार्च में थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, और वो उसमें टोटली तो फूड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फूड आइटम्स भी उस इन्फ्लेशन का हिस्सा होते हैं। तो शायद मई में वो उधर ही रखें, और फिर आगे जून में अगर दोबारा इन्फ्लेशन और डाउन जाती है तो फिर और थोड़ा सा 1 to 0.5% नीचे जाएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके ना अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी। जैसे पहले हर मीटिंग में 2%, 3% नीचे आ रही थी, अब वो वाली चीज़ नहीं रही। ये 10% के करीब जाके कहीं स्टेबल हो जाएगा, और फिर जो कंज्यूमर को रेट मिल रहा हुआ करेगा वो 7 to 8%, 5 to 6% इस तरह मिल रहा हुआ करेगा। तो चलें, ये मीटिंग्स होंगी तो एक अपडेट मैं भी दे दूंगा आपको इन सब मीटिंग्स के बाद। और बाकी इस चैनल पे हम जो स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते रहते हैं। तो आपने भी अगर इन वीडियोस से फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।